एक ऐसे किले की कल्पना कीजिए जहां जैसे ही सूरज ढलता है एक अजीब सा रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा छा जाता है। हाँ बिल्कुल, शमशान जैसी शांति। सही कहा। एक ऐसा विशाल खंडर जिसके मुख्य द्वार पर ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई का एक सख्त बोर्ड लगा है। उस पर साफ लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश वर्जित है। जो अपने आप में काफी रहस्यमयी लगता है ना? हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की। इसे भारत की सबसे डरावनी जगह माना जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि भानगढ़ का असली कातिल कोई भूत या श्राप नहीं था, तो फिर क्या था? बल्कि 17वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक क्राइसिस थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का मिशन यही है। इस रहस्य की परतों को खोलने के लिए हमने कई स्रोतों का एक पूरा स्टैक खंगाला है। बिल्कुल। जिसमें एएसआई की पुरातात्विक खुदाई की रिपोर्ट्स हैं, फ्यूचरस्केप, जर्नल ऑफ गोस्ट साइंस जैसे विज्ञान जर्नल्स के शोध हैं और सदियों पुराने स्थानीय ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं, जो हमें एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज हम ये डिकोड करेंगे कि भानगढ़ वीरान कैसे हुआ, इसके पीछे की मशहूर किंवदंतियों में कितनी सच्चाई है और विज्ञान इन डरावने दावों को कैसे देखता है। ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया जगह नहीं है। ये 17वीं सदी की शानदार वास्तुकला, मुगलों और राजपूतों के बदलते राजनीतिक समीकरणों और इंसानी मनोविज्ञान का संगम है। बिल्कुल, इंसानी मनोविज्ञान का एक बहुत ही जटिल संगम है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे एक जगह का असली इतिहास समय के साथ धुंधला पड़ जाता है और उसकी जगह डरावनी कहानियां ले लेती हैं। हाँ, लोग कहानियों को जल्दी सच मान लेते हैं। सही कहा। आज हम इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों और उन मिथकों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। तो चलिए उस इतिहास से शुरू करते हैं जो अक्सर इन भूतिया कहानियों के शोर में दब जाता है। हमारे ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इस किले का निर्माण 1573 में हुआ था। जी, कछवाहा राजवंश के शासक राजा भगवंत दास ने इसे बनवाया था। हाँ, अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए। माधो सिंह जो मशहूर राजा मान सिंह के भाई थे। और यहाँ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। कैसा मिसकंसेप्शन? लोग सोचते हैं कि ये कोई मिलिट्री बेस या युद्ध का किला था, लेकिन असल में ये एक बेहद समृद्ध और फलती फूलती शाही बस्ती थी, एक रॉयल टाउनशिप। एकदम सही। किले की चारदीवारी के अंदर व्यापारी, पुजारी, आम परिवार और नर्तक रहा करते थे। मतलब ये बस्ती युद्ध लड़ने के लिए नहीं बनी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे व्यापार और कला के फलने फूलने के लिए डिजाइन किया गया था। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर यानी उस दौर के जियोपॉलिटिकल शिफ्ट से जोड़ें, तो भानगढ़ का पतन रातों रात किसी जादू या शाप से नहीं हुआ था। तो फिर कैसे हुआ? तोड़ पड़ने लगा और राजनीतिक सत्ता का संतुलन बिगड़ने लगा। तो ये इलाका असुरक्षित हो गया? बिल्कुल। इतिहासकार बताते हैं कि इस क्षेत्र ने भयंकर सूखे का सामना किया। जब पानी नहीं रहा तो खेती और व्यापार खत्म होने लगे। जाहिर है, बिना पानी के कोई शहर कैसे बचेगा? और इस कंगाली के बीच सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अंबेर के शासक जयसिंह द्वितीय ने इस कमजोर पड़ चुके क्षेत्र पर हमला कर दिया। एक मिनट रुकिए, तो इसका मतलब है कि लोग घबराहट में, भूतों के डर से रातों रात अपना घर छोड़कर नहीं भागे थे? नहीं, रातों रात बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो एक बहुत ही धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया रही होगी। धीरे धीरे व्यापार रुक गया होगा, पानी की कमी हुई होगी और फिर बाहरी हमलों के डर से लोग पलायन कर गए होंगे। बिल्कुल सही। जब कोई सत्ता पलटती है और अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है तो शहर रातों रात खाली नहीं होते, वे धीरे धीरे मरते हैं। लोग अपनी जान और माल बचाने के लिए टुकड़ों में शहर छोड़ते हैं और पीछे ले जाते हैं खाली घर। हाँ, टूटे हुए मंदिर और सूनी गलियां। और जब एक बार कोई आबाद शहर खंडर में बदल जाता है तो रात के अंधेरे में जब हवा इन खाली मकानों से गुजरती है या जंगली जानवरों की आवाजें गूंजती हैं, तो वो सन्नाटा खौफ को जन्म देता है। समय के साथ ऐतिहासिक सच्चाई पीछे छूट जाती है और स्थानीय कहानियां उस खालीपन को भर देती हैं। और यहीं से हमारी कहानी एक बॉलीवुड हॉरर थ्रिलर की तरह मोड़ लेती है। कैसे? क्योंकि भले ही इतिहास कहता हो कि शहर धीरे धीरे खाली हुआ, लेकिन जो स्थानीय किंवदंतियां हैं, जो पीढ़ियों से वहां के लोगों की जुबान पर हैं, वे दावा करती हैं कि भानगढ़ रातों रात तबाह हो गया था। श्राप वाली कहानियां। हाँ, इनमें से 2 श्राप सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली कहानी है राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की।
ये कहानी तो वहाँ के हर गाइड को जुबानी याद है। बिल्कुल। कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती की खूबसूरती के चर्चे पूरे राजपुताने में थे। उसी किले का एक सुरक्षा गार्ड सिंघिया, जो काले जादू का भी बहुत बड़ा जानकार था, राजकुमारी से एक तरफा प्यार कर बैठा। एक तरफा प्यार और काला जादू, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है ना? एक दिन जब राजकुमारी बाजार में अपने लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी, तो तांत्रिक ने उस शीशी पर वशीकरण का जादू कर दिया। लेकिन वो वशीकरण सफल नहीं हुआ। जी। कहानी के अनुसार राजकुमारी को इत्र में कुछ अजीब लगा और उन्हें उस काले जादू का आभास हो गया। उन्होंने बिना सोचे समझे उस इत्र की शीशी को पास ही पड़ी एक बड़ी सी चट्टान पर दे मारा और शीशी टूट गई। शीशी टूट गई और सारा इत्र उस चट्टान पर बिखर गया। अब चूंकि जादू इत्र पर था, तो उस जादू के असर से वो विशाल चट्टान खुद ब खुद लुढ़कने लगी। बाप रे। और वो सीधा तांत्रिक सिंघिया की तरफ गई और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने अपने खून से एक भयानक श्राप दिया कि इस किले में रहने वाला कोई भी इंसान जीवित नहीं बचेगा। हाँ, उसने कहा कि यहाँ कोई दोबारा जन्म नहीं ले सकेगा और ये जमीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। और देखिए, ये कहानी इतनी सटीक बैठती है क्योंकि स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि इस घटना के ठीक अगले साल ही मुगलों या बाहरी सेना का हमला हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत सब मारे गए। हाँ, उनका मानना है कि उन सब की आत्माएं आज भी उस खंडर में भटक रही हैं। और अगर एक श्राप काफी नहीं था, तो भानगढ़ के पास एक दूसरी कहानी भी है, गुरु बालूनाथ का श्राप। जी हाँ, ये कहानी तो किले के निर्माण से भी पहले की है। कहा जाता है कि किले के पास ही पहाड़ी पर गुरु बालूनाथ नाम के एक साधु ध्यान किया करते थे। जब राजा ने वहां किला बनाने की सोची, तो उन्होंने साधु से अनुमति मांगी थी। बिल्कुल। साधु ने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि किले की या उसके किसी भी महल की परछाई, चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो, कभी भी उनके ध्यान स्थल या उनकी कुटिया को नहीं छूनी चाहिए। और राजा ने वादा कर लिया। हाँ, राजा मान गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, शाही बस्ती का विस्तार हुआ, राजा के वंशजों ने किले को और ऊंचा कर दिया। ये तो होना ही था। और सर्दियों के दिनों में सूरज की दिशा बदलने पर उस ऊंचे महल की परछाई साधु की कुटिया तक पहुंच गई। और उस वादे के टूटने पर साधु के क्रोध ने पूरे शहर को तबाह कर दिया। बिल्कुल। इस कहानी का असर भानगढ़ में आज भी साफ दिखाई देता है। अगर कोई वहां जाए तो देखेगा कि भानगढ़ के खंडहरों में किसी भी घर पर छत नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही अजीब बात है। स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि जो भी व्यक्ति वहां अपने घर पर छत बनाने की कोशिश करता है, वो छत अपने आप ढह जाती है। कई लोगों का दावा है कि ऐसे हादसों में अतीत में कई जानें भी जा चुकी हैं। ये सोचने वाली बात है कि एक श्राप की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है और वहाँ की वास्तुकला का हिस्सा बन चुकी है। यही तो मिथकों की ताकत होती है। वे लोगों के रोजमर्रा के जीवन और मान्यताओं में गहराई तक जड़ें जमा लेते हैं। यहाँ तक कि 90s के दशक का बॉलीवुड भी इस दर से अछूता नहीं रहा। अच्छा, बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है? 1995 की मशहूर फिल्म करण अर्जुन की शूटिंग भानगढ़ के आसपास ही हुई थी। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में। ऐसा दावा किया जाता है कि शूटिंग के दौरान अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने बहुत ही अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। अजीब व्यवहार? स्थानीय लोग कहते हैं कि वो बाल खोलकर अजीबोगरीब तरीके से नाचने लगी थी, जैसे उन पर किसी आत्मा का साया आ गया हो या वो वशीभूत हो गई हों। ये तो बहुत डरावना है। फिल्म के क्रू ने भी वहां अजीब घटनाओं का अनुभव किया था। मतलब 90s के दशक के बॉलीवुड स्टार्स को डराने के लिए भानगढ़ का नाम ही काफी था। देखिए, इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और तार्किक सवाल खड़ा होता है। क्या हम खंडहरों की असलियत को, वहां के कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को भूतिया कहानियों के पीछे छुपा रहे हैं? आपका मतलब है कि डर की आड़ में हम असली वजह को नजरअंदाज कर रहे हैं? बिल्कुल। अगर हम एएसआई उन सरकारी प्रतिबंधों और पुरातात्विक खोजों की फाइल्स को देखें, तो तस्वीर एकदम अलग नजर आती है। एएसआई का वो बोर्ड जो सूर्यास्त के बाद प्रवेश रोकता है, उसका असली कारण भूत प्रेत बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है पर्यटकों की सुरक्षा। सुरक्षा मतलब जंगली जानवरों का खतरा? हाँ, भानगढ़ का किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के बिल्कुल किनारे पर बसा है। ओहो, तो ये बात है। रात के समय वहाँ जंगली जानवरों जैसे तेंदुओं और लकड़बग्घों का खंडहरों में आना एक बेहद आम बात है। पूरे परिसर में ना तो कोई रोशनी है और ना ही बिजली की कोई व्यवस्था। और सिर्फ जानवर ही नहीं, वहाँ का भूगोल भी बहुत खतरनाक है।
हमारी रिसर्च में सामने आया है कि वहाँ कई पुरानी बावड़ियां हैं, मतलब स्टेप वेल्स, और गहरे कुएं हैं जिनमें अंधेरे में गिरने का बहुत बड़ा खतरा रहता है। अंधेरे में खंडहरों में चलना वैसे भी सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नहीं। दरअसल एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना का जिक्र हमारे नोट्स में है। एक बार 3 लड़कों ने बहादुरी दिखाने के चक्कर में रात के अंधेरे में किले में रुकने का फैसला किया। ये तो बेवकूफ़ी थी। हाँ, उनके पास टॉर्च भी थी, लेकिन इलाके की सही जानकारी न होने के कारण उनमें से एक लड़का एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया। ये एक बहुत ही दुखद घटना थी। उसके दोस्तों ने भारी मशक्कत के बाद उसे बाहर तो निकाल लिया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौत हो गई। बहुत ही भयानक हादसा था वो। अब मानव मस्तिष्क की फितरत देखिए, वह ऐसी दुखद और आकस्मिक घटनाओं को सीधे अलौकिक शक्तियों और उसी पुराने श्राप से जोड़ लेता है। लोगों ने मान लिया कि ये भानगढ़ के भूतों का ही काम था। जी, लेकिन अगर हम इस डर और खौफ से परे हटकर सिर्फ एएसआई की पुरातात्विक खुदाई पर ध्यान दें, तो वहां से क्या मिला है? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। पुरातात्विक दृष्टिकोण से भानगढ़ एक खजाना है। खुदाई में एक बहुत ही सुनियोजित और समृद्ध शहर का ढांचा सामने आया है। वहां 4 मुख्य प्रवेश द्वार हैं: लाहौरी गेट, अजमीरी गेट, फुलबारी गेट और दिल्ली गेट। मतलब ये एक प्रॉपर शहर था? बिल्कुल। खंडरों के बीच जौहरी बाजार के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहां रत्नों और आभूषणों का बड़ा व्यापार होता था। और वो नर्तकियों वाला महल? हाँ, पुरोहित जी की हवेली और नाचन की हवेली यानी नर्तकियों के महल के अवशेष ये साबित करते हैं कि ये शहर कला और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। और वहां के मंदिरों की वास्तुकला तो कमाल की है। हनुमान मंदिर और शिव महादेव का मंदिर है, जिन्हें क्षत्रियों की शैली में झीरी मार्बल से बनाया गया है। वास्तुकला का बेहतरीन नमूना। और एक बहुत ही विशाल गोपीनाथ मंदिर है, जिसका चबूतरा करीब 14 फीट ऊंचा है। उस पे पीले पत्थरों की शानदार नक्काशी की गई है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने भव्य मंदिर के गर्भगृह में कोई मूर्ति ही नहीं है। ये सोचने वाली बात है कि मूर्ति कहाँ गई। इसके अलावा सोमेश्वर मंदिर, मंगला देवी मंदिर और केशवराय मंदिर जैसे कई अन्य मंदिर भी हैं। वहां मिले मिट्टी के बर्तन और रोजमर्रा के उपकरण उस दौर के आम लोगों के जीवन की एक बहुत ही जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। तो अब यहाँ एक पहेली उलझती है। कैसी पहेली? जब वास्तुकला इतनी स्पष्ट है, शहर का लेआउट इतना वैज्ञानिक है और पतन का कारण इतिहास और भूगोल में दर्ज है, तो लोग भानगढ़ में जाकर आज भी अजीब-गरीब चीजें क्यों महसूस करते हैं? हाँ, ये तो है। कई लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्हें बाजार के खंडरों से घुंघरू की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई अदृश्य साया उनके पीछे चलता है, या किले में घुसते ही उन्हें अचानक घबराहट और बेचैनी होने लगती है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर भूत नहीं है, तो क्या हमारा विज्ञान भूत प्रेत के इन खौफनाक अनुभवों को समझा सकता है? क्या ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग का वहम है? मुझे तो लगता है ये सब दिमाग का ही खेल है। इसे सिर्फ वहम कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस साइंस ऑफ फियर यानी खौफ का विज्ञान काम कर रहा है। खौफ का विज्ञान, ये कैसे काम करता है? फ्यूचरस्केप जर्नल ऑफ घोस्ट साइंस में प्रकाशित शोध इस गुत्थी को सुलझाता है। विज्ञान की दुनिया में 2 सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी ईएमएफ। ईएमएफ मतलब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, शोध के अनुसार 0 से 100 हर्ट्ज के बीच की लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें इंसानी दिमाग को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकती हैं। तो जब कोई इंसान ऐसी जगह पर जाता है, हाँ, जहां प्राकृतिक रूप से ऐसा हाई ईएमएफ मौजूद हो, तो उसके मस्तिष्क के वो हिस्से ट्रिगर होते हैं जो डर, घबराहट और सेंस ऑफ प्रेजेंस यानी किसी अनजान की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। हाँ, मतलब हमारा अपना ही दिमाग हमारे साथ खेल खेल रहा होता है। बिल्कुल। मुझे इस बात पर डॉक्टर माइकल पर्सिंगर का वो मशहूर प्रयोग याद आ रहा है। गॉड हेलमेट वाला प्रयोग। हाँ। उन्होंने गॉड हेलमेट नाम का एक उपकरण बनाया था। ये हेलमेट इंसान के मस्तिष्क के आसपास बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता था। जिन लोगों ने वो हेलमेट पहना, उनमें से बहुतों ने ये महसूस किया कि उस बंद कमरे में उनके अलावा कोई और भी खड़ा है। या उन्होंने कुछ धुंधली आकृतियां देखने का दावा किया होगा। बिल्कुल। तो क्या भानगढ़ के पत्थरों में या वहां की जमीन में कुछ ऐसा है जो प्राकृतिक रूप से ऐसा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर रहा है? इसकी बहुत अधिक संभावना है। अरावली की पहाड़ियों की भौगोलिक संरचना में कुछ ऐसे खनिज हो सकते हैं
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हों। ये तो बहुत ही लॉजिकल लगता है। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे रेजिडुअल ईएमएफ या इम्प्रिंट थ्योरी कहा जाता है। इम्प्रिंट थ्योरी, ये क्या होती है? इस थ्योरी को एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बंद कमरे में बहुत ही तेज महक वाला परफ्यूम छिड़कते हैं। ठीक है। आप वहां से चले जाते हैं, लेकिन कई घंटों बाद भी जब कोई उस कमरे में आता है तो उसे वो महक आती रहती है। बिल्कुल, हाँ, ऐसा तो होता है। ठीक वैसे ही इम्प्रिंट थ्योरी मानती है कि जब किसी जगह पर बहुत ही तीव्र मानवीय भावनाएं, चाहे वो खौफ हो, अत्यधिक गुस्सा हो या गहरा दुख हो, महसूस की जाती हैं, तो वे वातावरण की दीवारों और पत्थरों में अपनी एक अनदेखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छाप या एनर्जी छोड़ जाती हैं। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि ये एक तरह का रेसिडुअल हॉन्टिंग है। सही पकड़े हैं। जैसे कोई पुराना टेप रिकॉर्डर हो जो एक ही जगह पर अटक गया हो और एक ही घटना या भावनाओं को बार बार प्ले कर रहा हो। बिल्कुल ऐसा ही। जब कोई नया इंसान वहां जाता है तो उसे लगता है कि कोई परछाई चल रही है या कोई रो रहा है, जबकि असल में वो भूत नहीं है बल्कि अतीत की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छाप है जो उस जगह के वातावरण में सुरक्षित रह गई है। एकदम सटीक विश्लेषण। और इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपरसेंसिटिविटी। ये क्या है? कुछ लोग प्राकृतिक रूप से इन चुंबकीय क्षेत्रों के प्रति बाकी लोगों से ज्यादा संवेदनशील होते हैं। जब वे भानगढ़ जैसी जगह पर जाते हैं तो उन्हें अचानक चक्कर आने लगता है, उनके आसपास का तापमान गिर जाता है या सिरदर्द होने लगता है। और वो पहले से ही डरे हुए होते हैं। हाँ, अब सोचिए वे पहले से ही ये मानकर वहां गए हैं कि भानगढ़ भूतों का गढ़ है, तो उनका दिमाग इन शारीरिक असहजताओं को सीधे भूत प्रेत के हमले के रूप में डिकोड कर लेता है। ये तो पूरा एक फीडबैक लूप बन गया। बिल्कुल, डर एक फीडबैक लूप बना देता है। जितना इंसान डरता है, उसका दिमाग सामान्य सी आवाजों, पत्तों की सरसराहट या हवा के झोंकों को उतना ही डरावना बनाकर पेश करने लगता है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर विज्ञान ये साबित कर रहा है कि ये सब दिमाग का खेल है, मैग्नेटिक फील्ड है या फिर रेजिडुअल एनर्जी है, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में लोग भानगढ़ क्यों जा रहे हैं? लोग डरने के लिए, खौफ महसूस करने के लिए अपनी जेब से पैसे क्यों खर्च करते हैं? हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड लीजर के एक शोध के अनुसार डॉग टूरिज्म का मतलब है मौत, त्रासदी और दुख से जुड़ी जगहों की यात्रा करना। मतलब डरावनी जगहों पर जाने का शौक? हाँ, इसके पीछे इंसान के अंदर छिपे 3 मुख्य प्रेरक तत्व काम करते हैं। पहली, जिज्ञासा कि आखिर वहां हुआ क्या था। दूसरी, पुरानी घटनाओं को याद करने की इच्छा। और तीसरा, अज्ञात के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। इंसान हमेशा से ही मृत्यु और उस दुनिया के प्रति आकर्षित रहा है जिसके बारे में वो नहीं जानता। वो उस दर्द और खौफ को महसूस करना चाहता है, लेकिन एक सुरक्षित दूरी से। ये बात आज की युवा पीढ़ी पर बिल्कुल फिट बैठती है। आज लोग अपनी रोजमर्रा की उसी 9 से 5 की बोरिंग और प्रेडिक्टेबल जिंदगी से ऊब चुके हैं। उन्हें कुछ नया अनुभव चाहिए होता है। उन्हें रोमांच चाहिए। आजकल घोस्ट एनकाउंटर टूर्स जैसे संगठन काफी लोकप्रिय हो रहे हैं, जो लोगों को जानबूझकर पैरानॉर्मल अनुभव कराने के लिए ले जाते हैं। वे लोगों को इन खंडहरों में ले जाते हैं, ईएमएफ मीटर पकड़ते हैं और उन्हें अज्ञात से रूबरू कराते हैं। कई लोगों के लिए भानगढ़ किसी एडवेंचर पार्क से कम नहीं रह गया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस हाइपर टूरिज्म की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। भानगढ़ की इस भूतिया छवि के कारण वहां बेतहाशा भीड़ आ रही है। और इससे नुकसान भी हो रहा होगा। बहुत ज्यादा। इस भीड़ के कारण हमारी ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंच रहा है। लोग दीवारों पर अपने नाम लिख रहे हैं, प्राचीन पत्थरों को तोड़ रहे हैं और इस पुरातात्विक स्थल की हिस्टोरिकल इंटेग्रिटी नष्ट हो रही है। ये तो बहुत दुखद है। हालांकि अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो वहां के स्थानीय लोगों के लिए ये डर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गया है। हाँ, अर्थव्यवस्था तो इसी से चल रही है। भानगढ़ का भूतिया पर्यटन स्थानीय गाइडों, दुकानदारों और ट्रांसपोर्ट वालों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुका है। एएसआई के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पर्यटन से होने वाले इस आर्थिक लाभ और सदियों पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बिठाया जाए। ये वाकई एक बहुत ही जटिल स्थिति है। एक तरफ 16वीं सदी का वो सुनहरा इतिहास है जो खो गया है, और दूसरी तरफ भूतों के नाम पर पनपता आज का आधुनिक पर्यटन उद्योग। सही कहा। पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो भानगढ़ सिर्फ एक भूतिया किला नहीं है। ये मुगलों और राजपूतों के इतिहास, वहां के भूगोल और इंसानी मनोविज्ञान का एक बेहतरीन केस स्टडी है। भानगढ़ हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है कि डर वहीं पैदा होता है जहां हमारी समझ खत्म हो जाती है। खाली पड़े घर, वीरान हवेलियां
और भुला दिया गया इतिहास, ये सब मिलकर एक खाली कैनवस बन जाते हैं जिसे लोग अपनी कहानियों और अपने डर के रंगों से भर देते हैं। बिल्कुल। और इतिहास के पन्नों में जो बातें दर्ज होने से रह जाती हैं, उन्हें किंवदंतियों और मिथक हमेशा के लिए अमर कर देते हैं। भानगढ़ का सबसे डरावना पहलू वहां रहने वाले कथित भूत नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है कि एक इतना आबाद, जीवंत और कला संस्कृति से भरपूर शहर वक्त की मार से हमेशा के लिए खामोश हो गया। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और जाने से पहले मैं एक बिल्कुल नए और थोड़ा विचलित करने वाले विचार पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। बताइए। अभी हमने इम्प्रिंट थ्योरी की बात की थी कि कैसे तीव्र भावनाएं, दुख, डर या गुस्सा सदियों तक पत्थरों और दीवारों में अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक छाप छोड़ जाती हैं। जरा एक पल के लिए हमारे आज के जीवन, हमारे इस डिजिटल दुनिया के बारे में सोचिए। अच्छा, डिजिटल दुनिया। हाँ, आज हम इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर रोजाना कितना गुस्सा, नफरत, एंग्जाइटी या दुख जाहिर कर रहे हैं। हम अपने विचारों के डेटा की एक पूरी की पूरी दुनिया बना रहे हैं। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। क्या ये संभव है कि जैसे भानगढ़ के पत्थरों ने पुरानी भावनाओं को सोख लिया, वैसे ही आज के हमारे ये सर्वर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स और इंटरनेट का क्लाउड हमारी इन तीव्र और नकारात्मक भावनाओं की छाप को हमेशा के लिए स्टोर कर रहा हो? ओहो, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। क्या सैकड़ों साल बाद जब भविष्य के लोग हमारे छोड़े गए इस डेटा या हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगालेंगे, तो उन्हें हमारी इस एंग्जाइटी और नफरत के डिजिटल भूत दिखाई देंगे? क्या हम अनजाने में आज इंटरनेट पर अपने ही भविष्य के लिए एक नया डिजिटल भानगढ़ तैयार कर रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को डराएगा? ये सच में एक बहुत ही डरावनी और सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम अपने आसपास, चाहे भौतिक दुनिया हो या डिजिटल, कैसी ऊर्जा छोड़ रहे हैं। इसी रहस्यमयी और विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और रहस्य के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।